हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बड़ी परेशान थे आप लोग सर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आंसर कब आएगी। तो भाई आ गई आपकी आंसर की। देखिए अब मैं इसमें आंसर्स के ऑप्शंस की रीजनिंग डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन कौन से चाहिए वो मैं बता दूंगा आपको। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एडिटिंग ऑफ डेटा, क्योंकि एडिटिंग ऑफ डेटा ये प्रेजेंटेशन का फॉर्म नहीं होता है, ये डेटा को एडिट करने का काम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। From the practical point of view, which of the following types is not the part of classification of statistics? तो एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम का कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक सांख्यिकी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने डी पे टिक किया होगा उसका ऑप्शन डेफिनेटली सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका दोस्तों आंसर होगा गॉटफ्राइड एकेनवॉल। ठीक है, तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, स्टैटिस्टिक्स स्टडी। तो भाई स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करता है, तो एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। ठीक, इंडिविजुअल की स्टडी कर ही नहीं सकता स्टैटिस्टिक्स। तो सारे क्वेश्चंस कराए गए थे कल। ठीक है, अब आंसर की का मतलब क्या होता है कि भाई आपको ये एहसास दिलाना कि जो क्वेश्चंस कराए गए थे वो आए हैं कि नहीं आए हैं। दूसरी चीज, किस क्वेश्चन का एग्जैक्टली कौन सा आंसर सही होगा ये भी आपको बताना है। तो रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम चांस सैम्पलिंग भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो इसने सी पे टिक किया होगा, उसका आंसर डेफिनेटली सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, प्रतिचयन एक प्रक्रिया है। तो भाई लर्निंग अबाउट अ सैंपल, एक प्रतिदर्श के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सैंपल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। तो भाई डिपेंडेंस नहीं होता है, जो आपके सैंपल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनेयर शुड बी। तो इसका होना आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनेयर में कम से कम हमको क्वेश्चंस पूछने चाहिए जितना संभव हो, एज स्मॉल एज पॉसिबल। लेकिन सर्वेक्षण को भी ध्यान में रखना होता है, सर्वे को भी ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा नहीं कहते हैं। पूछा गया कौन सा प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है। ठीक है, बाकी पहले दूसरे तीसरे हैं लेकिन लास्ट वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी बैंक। तो हम क्या कहते हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, क्योंकि पहले से बैंक ने डेटा कलेक्ट किया होगा एनुअल रिपोर्ट में और उसको आप यूज कर रहे हैं, तो फिर ये एक द्वितीयक समंक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी सेम नेचर के आइटम्स होते हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाते हैं, उनका अलग से क्लास बनाते हैं, और ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इन डिफरेंट क्लासेस, विभिन्न वर्गों से संबंधित तथ्यों को समूह बनाना। 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो भाई कंटिन्यूअस सीरीज होता है, डिस्क्रीट होता है, इंडिविजुअल होता है, अप्रोक्सीमेशन नाम की कोई सीरीज नहीं होती है, उपसाधन नाम का कोई सांख्यिकी श्रेणी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जनरल पर्पस टेबल को हम क्या कहते हैं। तो जनरल पर्पस टेबल को हम प्राइमरी भी कहते हैं, रेफरेंस टेबल भी कहते हैं और रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी इसका नाम हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का आंसर क्या होगा सर, स्पेसिफिक पर्पस टेबल इज नॉट कॉल्ड। विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी को डैश नहीं कहा जाता। तो क्या नहीं कहा जाता भाई उसको हम लोग समरी टेबल कहते हैं, टेक्स्ट टेबल कहते हैं, एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं, लेकिन उसको हम क्लासिफिकेशन टेबल नहीं कहते हैं, उसको हम वर्गीकरण सारणी नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन 15, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। तो हमारे जो सारथी वाले बच्चे सारे क्वेश्चन उनको आ रहे होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो उनको नहीं आ रहा होगा। ऑफलाइन वाले भी काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर करके आए हैं, कल का बता रहे थे। तो स्टैटिस्टिक्स एवरेज, साइंस ऑफ एवरेज है, ये किसने कहा था, ये बाउले साहब ने कहा था। हमने एक एक डिफिनेशन याद किया था। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जो सारथी वाले बच्चे हैं, जो कोर्स वाले बच्चे हैं, उन सभी के साथ हमने एक एक डिफिनेशन के एक एक कीवर्ड्स को याद किया था। ठीक है, तो बाउले साहब का डिफिनेशन है, वहीं से क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सैंपल मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, समीशन एक्स अपॉन एम का है, यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन एन का है। जो हम मीन की फॉर्मूला की बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही। अच्छा बी सही नहीं, क्योंकि कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन नहीं होता है। यहाँ पे स्मॉल एन दिया है, कैपिटल एन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोड इज, मोड क्या है भाई। तो मोड मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू को हम कहते हैं, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आता है उसको मोड कहते हैं। आप सभी को पता है, कई बार बताया गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज मस्ट। तो भाई हार्मोनिक मीन में
इक्वल इंटरवल होना जरूरी होता है हरात्मक माध्य में। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा सर? तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक मीन। इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक मीन। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ सीरीज द नंबर ऑफ Q3 इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ n इंटू 3/4। तो वो क्या आता है? कंटिन्यूअस सीरीज में, जो भी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें इंक्लूसिव भी आता है, एक्सक्लूसिव वगैरह भी आता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद क्या रखना है, अब तो आपका एग्जाम भी हो गया। ठीक है, अब अगले साल जो बच्चे इसको देखेंगे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, When an investigator uses the data which has already been collected by others is called, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, इसको हम द्वितीयक संबंध कहते हैं। अगला, provides various type of statistical information of either qualitative or quantitative nature। तो इसका आंसर होगा सैम्पलिंग, इसका आंसर होगा सैम्पलिंग, नमूनाकरण। अगला क्वेश्चन, डैश मीन्स सेपरेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लासेस। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन। कुछ लोग इसका टेबुलेशन टिक करके आएंगे, बाबू टेबल बनाने की बात की गई है क्या? टेबुलेशन इज जस्ट अ प्रोसेस, उसमें हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग की बात हो रही है ना, इसका आंसर होगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने किया था कल। जो वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मिड पॉइंट कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं उसे हम। 25, इफ द क्लास एंड मिड पॉइंट in a frequency distribution of age of a group of person are 25, 33, 41। तो पूछा गया कि इसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल बताइए। कुछ नहीं करना है बाबू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, अगर कॉमन है तो वही आपका क्लास इंटरवल है। तो क्या हो रहा है? 23 से 25 8, 33 से 41 8, 49 से 57 8। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज 3, 4, 6, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन। अब इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x माइनस मीन। पहले मीन निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? मीन। 3 + 4 + 6 + 8 + 14 क्या हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा आपका। 35 अपॉन कितनी वैल्यूज है? 7। तो 35/7 तो 5 हो जाएगा आपका। ये 5 हो गया आपका x बार यानी मीन। अब इसमें से माइनस करिए, 3 - 5, 4 - 5, ऐसे करेंगे आप, देन यू विल फाइंड कि आपका जो आंसर है वो 1 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर? 1 आएगा। ठीक है, नहीं, एक मिनट, इसका मीन 7 आएगा। मीन विल बी 7 एंड व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट ऑल दिस वैल्यूज फ्रॉम द मीन, देन यू विल फाइंड दैट कि आपका जो मीन है, आपका जो डेविएशन का सम है पूरा, वो 1 आएगा। ठीक है, इसका 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन इफ 25 इज रिप्लेस्ड बाय 52। तो इसका न्यू मीडियन क्या होगा भाई? तो इसका आंसर आपका 35 होगा। ठीक है, कैसे क्या करना है भाई? इसमें पहले मीडियन निकालने के लिए पहले सबको, सारे डेटा को हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो क्या करेंगे भाई? चलो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 19, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 25 को हम 52 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी 25 की जगह पे 25 नहीं होगा, 52 होगा। तो फिर आंसर क्या होगा मीडियन का? तो देख लो, 19 के बाद क्या आएगा आपका? 19 के बाद आएगा आपका 30, फिर आएगा आपका 31, फिर आएगा आपका 32, फिर आपका आएगा आई थिंक 48, नहीं 32 के बाद आएगा आपका 35, फिर आएगा आपका 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद 59। गिने कितना हो रहा है? अच्छा एक चीज हो रहा है ना, 25 को 52 से रिप्लेस करें तो 52 का आएगा, तो 52 51 के बाद आएगा। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 9 + 1/2 यानी कि 5 आइटम। 5th आइटम कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 यानी 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी लगा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आंसर 35 ही होगा। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या वैल्यू क्या होगा भाई? 15 होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 15 भी 3 बार रिपीट हुआ है। 15 आपका 3 बार, 1 2 3, और 25 भी आपका 3 बार रिपीट हुआ है। तो भाई मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो भाई 15 अगर 4 बार आएगा तभी तो मोड होगा, नहीं तो दोनों तो बराबर हो जाएंगे। इसका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे तो 15 भी हो सकता है ना। अच्छा, मोड ऑफ डेटा इज 25। ध्यान से, डेटा का मोड क्या है? 25 है, तो फिर आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पे होता डेटा का मोड 15 है तो आंसर आपका 15 होता, क्योंकि मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है, और यहाँ पे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू को 25 रख दे तो 25 हो जाएगा। अब पूछा पहले से मोड निकाल के दिया आपको कि 25 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, और 3 बार 25 आया है और 3 बार 15 भी आया, तो एक बार और 25 आना चाहिए तभी तो बराबर होगा, तभी तो ज्यादा होगा। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आसान थे क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं थे, बस ये था कि थोड़ा सा दिमाग लगाना था, समय देना था।
इसमें कुछ नहीं करना, मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज, तो इसका n-1 होगा, सब लोग जानते हैं n-1 ये फॉर्मूला होता है। अगला मीन डेविएशन मिनिमम कब होता है, तो मीन डेविएशन मिनिमम होता है जब मीडियन पे हम मीन निकालते हैं, तो मीडियन पे मीन डेविएशन मिनिमम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रेंज निकालिए, भाई रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट डेटा देखो, हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या है और लोवेस्ट वैल्यू देखो क्या है। 14, 16, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 17, 20, 22, आई थिंक 23, 24 है, हाँ 24 एंड उससे बड़ी वैल्यू तो कोई है नहीं, चलिए 24 ही सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं कौन सी है, 14, 11 होगी मेरे हिसाब से, 11, 10 तो है नहीं कहीं, 10 है क्या, 10 तो आपका नहीं है, 24 आपकी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, 24 से बड़ी तो वैल्यू है नहीं कोई, तो 24 में से माइनस करेंगे हम 11 को, देन वी विल फाइंड 13, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना इसमें, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना, सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 24 माइनस 11 आपका 13 आंसर आ जाएगा। अगर देखिए इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो देख लीजिएगा आप, मैं जल्दीबाजी में थोड़ा, 24 ही तो सबसे बड़ा नंबर है, 24 माइनस 11, हाँ 24 ही है, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो भाई कोरिलेशन के सारे टाइप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, कल हमने पढ़ा था सारथी में डिटेल में, ये सारे टॉपिक को हम कल सारथी में डिटेल में पढ़े थे। इसके आंसर सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल भी हो जाएंगे, लीनियर नॉन लीनियर भी हो जाएंगे, ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कोरिलेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव में कोरिलेशन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया ना कि कोरिलेशन की वैल्यू 1 है कि 2 है, बस बोला कि सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, इसका बी हो जाएगा। 25 का क्या होगा सर, तो 25 का आपका जीरो कोरिलेशन हो जाएगा क्योंकि एक में चेंज हो रहा है दूसरे में चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंजेबल व्हाइल द अदर आइटम चेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, दोनों ही लिया जाएगा, ठीक है। If x is measured in hours and y is measured in minutes, then correlation coefficient has the unit, तो दोनों हो सकता है मेरे साथ। अगला, which of the following could not be the value of correlation coefficient, तो भाई 1 और -1 + 1 के बीच में होता है, 1.1 हो ही नहीं सकता correlation की वैल्यू, इसका आंसर 1.1 होगा। अगला, फायर इन अ फैक्ट्री, ये क्या है, तो भाई इरेगुलर ट्रेंड है, फायर हमेशा नहीं लगता है, ये बड़ा ही अनियमित चीज है, बड़ा इरेगुलर चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एडिटिव मेटल के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, तो y = t + s + c + i, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। भाई याद क्या रखेंगे आप, देखिए यही इसका आंसर सही होगा। 40 का ये होगा, 41 का क्या होगा, तो भाई 41 का आपका होगा अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, तो टाइम सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, समय श्रृंखला की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर, तो 100 हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर इज टाइप ऑफ, तो भाई एवरेज होता है, कितने बार ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, एवरेज का टाइप है, औसत का टाइप है ये। अगला क्वेश्चन, द वेट यूज्ड इन क्वांटिटी इंडेक्स आर, ये भी कराया था कल, प्राइस यूज होता है, ठीक है, मूल्य यूज होता है, प्राइस यूज होता है। अगला क्वेश्चन 45 का आंसर क्या होगा भाई, तो 45 का आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम फिशर के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, फिशर का सूत्र लगाते हैं। अगला 46, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, तो भाई फिशर आइडियल इंडेक्स, ये दोनों रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम हो या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज द अदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, कल मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, निर्वाह सूचकांक की लागत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 47 का बी। अगला 48 की बात करें तो 48 का आंसर क्या होगा, तो क्वांटिटी प्राइस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जो पास्टी का इंडेक्स है वो करंट ईयर पे निकाला जाता है, मैंने आपको कल बताया भी था। अगला 49 का आंसर क्या होगा सर, तो 49 का आंसर वेरिएंस है 121, तो ST = अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो क्या करेंगे, SD = अंडर रूट 121, तो SD = हो जाएगा आपका अंडर रूट 11 × 11, तो SD = हो जाएगा आपका 11, ठीक है। चलिए, सो 11 विल बी योर आंसर, बस आपको आंसर ही तो निकालना है, क्या करना है। अगर मीडियम फर्स्ट नेचुरल नंबर का 9 है, 5n/9 है, तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू होगी 5 - 5, 9 - 5 4 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन आप समझते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज पे इधर उधर करना है, देन यू विल फाइंड, ठीक है। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं कल।
ठीक है। कल क्या नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन की आपकी क्लास होगी, मुश्किल ही है, ठीक है, कोशिश करेंगे। बाकी तब तक आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए, जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, और एक प्लेलिस्ट के साथ साथ 3 प्लेलिस्ट आपको भेजी गई है ग्रुप में, डॉक्यूमेंटेशन का, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट और बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड का, सबको फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ, ठीक है, अगर आपने अभी तक द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक द अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट career related news, career related awareness, you have to subscribe this channel द अमृत पाठशाला, and you have to search on YouTube, you will find that, ठीक है। That's it, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफी तेजी में था मैं, क्योंकि काफी सारी क्लासेस हैं, कल 3 सेमेस्टर के एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम है, थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम है, और 5th सेमेस्टर का भी एग्जाम है। ये सारी क्लासेस लेनी है, जल्दी जल्दी में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।